Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my channel. Quote of the day is, be the best for yourself. It's better to achieve success rather than showing. So the topic of the day is sum up of the chapter, some basic concepts of chemistry, class 11 first chapter. लास्ट लेक्चर में ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ये करने के लिए सॉल्व और उनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, आप चेक कर लेना अपने आंसर्स यही आए हैं। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आ रहा है जिसके कारण मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, अ कंपाउंड और एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग कंपोजिशन एंड द कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन है सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड assuming that whole of the hydrogen in the compound is present as a water of crystallization and the molecular mass of the compound is 322। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहला काम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। तो जब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो आई है 2:1:20:14। तो हमारे पास ये आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालना और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आया 322। तो वो किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि n इक्वल्स टू एम्पिरिकल मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इज 1। सो n इज 1, देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट यहाँ पे एक चीज और करनी थी, यहाँ पे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली कैसे निकलेगा, अगर मैं बात करूँ वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता सबको H2O। तो इस फॉर्मूला में देखो आप कितने वाटर निकाल सकते हो, कितने वाटर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है 20 हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर मैं 10 वाटर मॉलिक्यूल लिखती हूँ तो मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए होंगी, 10 चाहिए होंगी। और हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, हमारी कितनी आई है एम्पिरिकल फॉर्मूला में 14। इसका मतलब 10 H2O है और जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन है वो कहाँ यूज होगी, वो चलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो हमारे पास जो सम अप करने के बाद फॉर्मूला वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना है, जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, वो है Na2SO4.10H2O। तो ये यहाँ पे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हमने सेपरेट कर दिया है विद दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, आप 10th में पढ़ चुके हो। वैसे ही जैसा आप चैप्टर 1 आपने किया था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, वैसे ही यहाँ पे बताया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formula of the substance involved। और अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसको रिप्रेजेंट करना सिंबल्स के फॉर्म में, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक केमिकल रिएक्शन को हम लेते हैं जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड में हो रही है, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वही चीज यहाँ हो रही है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। और यही है यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन। और अब है इसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसमें जो आप रिएक्शन बता रहे हो एक्चुअल में वो केमिकल रिएक्शन होनी भी चाहिए। अगर वो रिएक्शन एज सच पॉसिबल नहीं है तो आप उसको केमिकल इक्वेशन में नहीं लिख सकते। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड है कि जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो बैलेंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल। और वो कौन सा लॉ फॉलो करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करें। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये है, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। जितने भी आप गैसेस की बात करो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी एलिमेंट्री फॉर्म में होनी चाहिए इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉट इन द सिंगल एटम, क्योंकि सिंगल एटम में ये स्टेबल नहीं होती। तो इसीलिए आप हमेशा देखोगे जितनी भी आपने रिएक्शन देखी कभी भी ऑक्सीजन अकेला नहीं होगा, H2O2 N2Cl2 इस तरह ये एलिमेंट्री गैसेस रिएक्शंस की इक्वेशंस लिखने के लिए यूज की जाती है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग। अब हमें पता लग गया कंडीशंस क्या है इक्वेशंस की, अब उनको बैलेंस कैसे करना है। तो किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इक्वल करनी। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन मींस टू इक्वलाइज द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are involved in it. It must be necessary that it fulfill the law of conservation of mass, which means there is no change in mass in physical as well as in chemical reaction। और ये लॉ हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा भी था।
कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। पर्टिकुलर इस बैलेंसिंग को करने के लिए 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड फोर्थ इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमने ये 2 मेथड्स करने हैं अभी इस चैप्टर में, और आफ्टर दिस ये 2 जो मेथड्स हैं ये हमने करने हैं नेक्स्ट 8 चैप्टर में, जब हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने 2 मेथड्स करने हैं, इनमें से फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, और आप 10th में ऐसी इक्वेशन बहुत बैलेंस कर चुके हो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो ये आप इजीली कर सकते हो। एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको कैसे करना है इसको बैलेंस। सबसे पहले स्टेप में आप ये देखोगे कि दोनों तरफ मैग्नीशियम कितने हैं। इस तरफ मैग्नीशियम 1 है और इस तरफ मैग्नीशियम 3 है, तो आप सिंपल स्टेप में बोल सकते हो कि आप सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप होगा चेक करना कि इस तरफ नाइट्रोजन 2 है और इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप चेक कर लोगे कि नाइट्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो चुके हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर 6 हो चुके हैं, तो 12 हाइड्रोजन इस तरफ है और इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप 6 लिख लेना और आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आप करके देख लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब है सेकंड मेथड, जो आपके लिए बिल्कुल नया मेथड है, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। और इस मेथड को में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, बट ये मेथड वहां यूज होता है जहां पे आपका हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं हो पाता। तो इन दिस मेथड सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी होती है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। उसको ब्रेक करने के बाद जो ब्रेक की हुई इक्वेशंस है उनको बैलेंस करना है बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द इक्वेशन, और उन इक्वेशंस को ऐड करो सिंपली, और आपके पास जो बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन दे रही हूँ मैं, इस इक्वेशन को ट्राई करो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व करने की, तो आप चेक करोगे कि आपसे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एटम ऐसा होगा जो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब आपके पास क्या तरीका है बैलेंस करने का, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करेंगे 2 पार्ट्स में, और इन इक्वेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसा डाटा हमें रेफरेंस में गिवन है बुक्स में आपको वैसा ही यूज करना है। तो सबसे पहले हमने 2 इक्वेशन में ब्रेक डाउन किया। एक इक्वेशन आ गई NaOH विद क्लोरीन, NaCl, NaClO एंड वाटर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में NaClO फॉर्म्स NaClO3 प्लस NaCl, तो ये 2 इक्वेशन ब्रेक डाउन हुई। अब इन 2 इक्वेशंस को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और बाकी इक्वेशन ऐसे रहेगी फर्स्ट वाली। और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे सोडियम हमारे पास कितने हैं, 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो अगर आप यहाँ पे 2 करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 है पर यहाँ क्लोरीन भी 3 हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन किया, सेकंड स्टेप में ब्रेक डाउन वाली इक्वेशंस को बैलेंस किया और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बना ली। अब हमारा अगला काम है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वेशन में ऐसा चेक करना है जो सेम हो। तो यहाँ पे NaCl हो और यहाँ पे भी NaCl हो, बिल्कुल सेम है, तो हमें क्या करना है, इनको कैंसिल करने की कोशिश करनी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हमें क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें बैलेंस करना है उसमें ये नहीं है रिएक्टेंट, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही कंसेप्ट है जो आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स में किया था इन योर NCERT बुक, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 एलिमिनेशन मेथड। तो वही मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 6NaOH 3Cl2 3NaCl 3NaClO प्लस 3H2O। और सेकेंड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 रिएक्टेंट आ जाएंगे, और जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब जो चीज कॉमन है, दोनों तरफ सेम है, अगर आप इसको उस तरफ लेके जाओगे, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो आपको पता है इधर प्लस की थी, उस तरफ जाके ये माइनस की होगी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जिसके कारण ये दोनों रिएक्टेंट कट हो गए और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 6NaOH 3Cl2 forms 5NaCl NaClO3 and 3 water। अब इसको आप क्रॉस चेक करो, जो इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए दी गई थी क्या वही बन रही है, एंड दिस इज द फाइनल स्टार्टिंग इक्वेशन जो आपको बैलेंस करनी थी। इजीली देख सकते हो कि आपको इसको आप बैलेंस इजीली कर चुके हो। अब आपके पास कोई भी ऐसा एटम नहीं है इस रिएक्शन में जो बैलेंस नहीं हुआ। तो इस तरीके से पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज किया जाता है टू बैलेंस द इक्वेशंस, जहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं होता।
अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली नाम से ही आपको पता चला कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की बात की जाएगी और लिमिटिंग मींस लेसर। तो इसमें क्या होता है, द रिएक्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, as it limits the participation of the other reactants in the reaction. Also the product of the reaction also limited. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कंबशन हो रही है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। जनरल हम अगर बात करें जनरल रिएक्शन में नॉर्मल कंडीशंस पे, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि अगर आप 2 नहीं लिखते हो तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब तक रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसके लिए हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ी और ये इक्वेशन बैलेंस होने के बाद इस तरह से आई। अब हमारा काम है लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब आप बोलोगे कि अगर आपने ये क्वांटिटी इंक्रीज की है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको रिएक्ट करने के लिए कार्बन चाहिए, क्योंकि ये तभी बनाएगा हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर ये इसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी तो वाटर तो एक 2 ही मॉलिक्यूल बन पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होते हुए भी मीथेन कम था, तो वो हमारा यहाँ पे मीथेन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो रिएक्शन की प्रोडक्ट की कैपेसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट CH4 इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सो इट लिमिट्स द रिएक्शन एंड एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट है वो कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉक्स है 2, इस बॉक्स में मेरे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल है, ग्रीन और एक रेड। आप देख सकते हो रेड मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, ग्रीन मॉलिक्यूल बहुत कम है। और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दो, एक ग्रीन और एक रेड में बनेगा। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स फॉर्म करोगे प्रोडक्ट में आफ्टर रिएक्शन, तो आप देखोगे जितने ग्रीन मॉलिक्यूल्स थे, जो जितनी ग्रीन बॉल्स थी उतनी ही रेड बॉल्स यूज होंगी। जो एक्स्ट्रा रेड बॉल्स थी वो किसी काम नहीं आएंगी, तो वो यहाँ पे स्पेयर बची, जिसके कारण प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे ग्रीन बॉल्स पे। और यहाँ पे फिर ग्रीन बॉल्स क्या एक्ट करेंगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल लास्ट सेक्शन है आपका इस चैप्टर का, और यही सेक्शन +2 में स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन में भी यूज होगा, तो इसको भी ध्यान से समझ लेना, तो +2 में जाके प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला आपका टॉपिक है स्ट्रेंथ। बेसिकली स्ट्रेंथ क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 ग्राम सोल्यूट है और उसको हमने डिसॉल्व किया 250 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो 4/250, क्योंकि वो ml है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो स्ट्रेंथ आ गई ग्राम पर लीटर। तो यूनिट रहेगी इसकी ग्राम पर लीटर। इसके बाद ये कुछ टर्म्स है, मास परसेंटेज, हमने परसेंटेज कंपोजिशन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम करेंगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है किसी भी सोल्यूशन में, A और B। बाइनरी का मतलब 2 रहता है, तो 2 कंपोनेंट है A और B। A कंपोनेंट के लिए मास परसेंट निकालेंगे तो वेट ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। मास परसेंट ऑफ B के लिए निकालेंगे तो वेट ऑफ B डिवाइड बाय टोटल वेट। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में W की वेट की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी सिस्टम पूरा सेम रहेगा। और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो ऊपर मास आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम आ जाएगी। मैं तीनों चीजें आपको एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप इनको कोरिलेट इजीली कर पाओ। अब है हमारे पास टर्म मोल फ्रैक्शन। आप मोल्स निकालना सीख चुके हो, अब हम करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, जैसे हमने अभी परसेंटेज मास परसेंटेज निकाली वैसे ही यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। 2 कंपोनेंट है A और B। A कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और B कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस B, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और उसके बाद हम बताएंगे सम। तो जब भी 2 कंपोनेंट के मोल्स या फिर जितने मर्जी कंपोनेंट्स हो एक सोल्यूशन में, उनके मोल फ्रैक्शन को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है आंसर। और इस तरह से मोल फ्रैक्शन आपने सॉल्व किया। अब है पार्ट्स पर मिलियन, ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, ppm, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶, यहाँ पे टर्म है मिलियन। और अगर यहाँ पे बिलियन आ जाएगा, P से बिलियन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10⁹। और ये टर्म्स कहाँ यूज होती हैं, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर ppm की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। और वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
मोलैलिटी स्मॉल m, यहाँ पे चेंज आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे मास है सॉल्वेंट का इन केजीज। और नॉर्मेलिटी लास्ट टर्म है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी, कंसंट्रेशन टर्म्स। और अब है कंपैरिजन मोलैलिटी और मोलैलिटी का, बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी, एक में मास आ रहा था और एक में वॉल्यूम आ रही थी। तो दोनों में कौन सी बेटर है, या क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, और किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता। अगर हमारे पास सोल्यूशन में 1 मोल होगा और या फिर मोलैलिटी 1 होगी, तो सोल्यूशन को हम 1 मोलर सोल्यूशन बोलते हैं या फिर मोलर सोल्यूशन बोलते हैं। और मोलर सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा मोलर सोल्यूशन से कम होती है। मोलर मीन्स मोलैरिटी, मोलर मीन्स मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम प्रेफर करते हैं देन मोलैरिटी, क्योंकि मोलैलिटी में आपके पास फॉर्मूला रहता है ये वाला, जिसमें हमारे पास टर्म रहती है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से मास चेंज नहीं होता सॉल्वेंट का, पर वॉल्यूम चेंज हो सकती है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो वाटर की क्वांटिटी कम हो सकती है, पर अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है तो हमारे पास अगर कुछ भी पाउडर फॉर्म में कुछ पड़ा हुआ तो वो कम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई सॉल्ट है तो वो कम नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। तो हमारे पास मास जो है वो चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है देन मोलैरिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज temperature and pressure affects the volume of a solution, therefore molality is preferred over molarity। तो molarity की बजाय हम किसको प्रेफर करते हैं, molality को। तो by this we finish our lecture, keep watching, share with your friends, like and subscribe my channel, and in next lecture I will start next chapter with you. Till then, thank you.